प्रश्न संख्या 1 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न फिर से देख लीजिएगा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है मेहरगढ़, विकल्प नंबर 2 है लहुरादेव और 3 है विकल्प कोल्डीवा और चौथा विकल्प है नॉट। तो आइए सबसे पहले हम बारी बारी से इन विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। मेहरगढ़ यह प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। कृषि का सबसे पहला एवं स्पष्ट प्रमाण नवीनतम खोजों से पूर्व यहीं पर प्राप्त हुआ है। यहाँ मानव ने 7000 ईसा पूर्व कृषि उत्पादन प्रारंभ किया था, यानी उसने गेहूं का उत्पादन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मृतक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। यदि हम विकल्प नंबर 2 पर चर्चा करें तो विकल्प नंबर 2 दिया हुआ है लहुरादेव। यह नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल बना है, यानी कि नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरादेव प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से 7000 से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। हम विकल्प 3 को देखें तो कोल्डीहवा, यह इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डीहवा से ही प्राप्त हुए हैं। कोल्डीहवा 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह यदि हम इन तीनों विकल्पों पर बारी बारी से चर्चा करें तो प्रश्न में दिए गए विकल्प का सही उत्तर, यदि लहुरादेव नहीं दिया हुआ है तो मेहरगढ़ होगा, लेकिन यदि दोनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम लहुरादेव को सही आंसर मानेंगे। यानी कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरादेव से ही प्राप्त हुए हैं। यह नवीनतम खोजों के आधार पर कहा जा सकता है, लेकिन यदि लहुरादेव विकल्प में नहीं है तो इसका सही उत्तर मेहरगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, निम्न विकल्पों में से किसे कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पहला है विकल्प पूरा पाषाण युग, दूसरा विकल्प है नवपाषाण युग, तीसरा विकल्प है ताम्र पाषाण युग और चौथा विकल्प है लौह युग। यदि हम विकल्पों पर बात करें तो यह विकल्प नंबर 3, जिसे ताम्र पाषाण युग कहा जाता है, इसे ही कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल में पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग होता था, अर्थात तांबे के औजार के साथ पत्थर के बने हुए औजार का प्रचलन था। ताम्र पाषाण युग को ताम्र पाषाणिक कृषक संस्कृतियां भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था, जिसके विकल्प दिए हुए हैं। 1 लाल, 2 नीला हरा, 3 पांडु और 4 हरा। यदि हम विकल्पों के ऊपर ध्यान दें तो प्रश्न के अनुसार विकल्प संख्या 1 लाल सही उत्तर होगा, यानी कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस में आती है। तो विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प नंबर 1 है ऐतिहासिक काल, विकल्प नंबर 2 है प्राग ऐतिहासिक काल, विकल्प नंबर 3 है उत्तर ऐतिहासिक काल
और विकल्प नंबर 4 है आदि ऐतिहासिक काल। आइए अब हम बारी बारी से चारों विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। साक्ष्यों की उपलब्धता या लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, यानी लेखन कला अज्ञात होती है, लिपि का विकास नहीं हुआ होता है। इसमें हम पाषाणकालीन सभ्यता या पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह ऐसा काल है जहाँ पर पुरातात्विक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिसे पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आती है। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। लिखित साक्ष्यों में पुरातात्विक प्लस साहित्यिक प्लस विदेशियों का विवरण ये उपलब्ध हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। यदि हम प्रश्नों के विकल्पों के आधार पर उत्तर जानने की कोशिश करें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 आदि ऐतिहासिक काल, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं: लोथल, विकल्प 2 है कालीबंगा, विकल्प 3 है बनावली और 4 दिया हुआ है नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट। यदि हम विकल्पों पर चर्चा करें तो प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आइए अब हम इस पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। लोथल यह गुजरात में स्थित है। कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। और बनावली यह हरियाणा राज्य में स्थित है। उपरोक्त चारों विकल्पों पर, माफ़ कीजिएगा 1, 2, 3 तीनों विकल्पों पर अलग अलग, यानी कि लोथल, कालीबंगा और बनावली पर अलग अलग ऑडियो लेक्चर पड़ा हुआ है। आप जाकर उसको सुनिएगा और फिर आपको समझ आएगा। उसमें लोथल, कालीबंगा और बनावली से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न के विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प नंबर 1 है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है बनावली और चौथा है लोथल। यदि हम बारी बारी से विकल्पों की चर्चा करें तो धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है, यहाँ से उच्च जल प्रबंधन की जानकारी होती है। कालीबंगा यह राजस्थान में स्थित है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली यह हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, यहाँ से हमें टेराकोटा या मिट्टी के हल की प्राप्ति होती है। लोथल यह भी गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से हमें बंदरगाह के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस तरह प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर 3 बनावली सही उत्तर होगा, अर्थात टेराकोटा की प्राप्ति हमें बनावली से होती है। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? एक बार फिर से देखिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया? विकल्प संख्या 1 है गंगा, 2 है ब्रह्मपुत्र, 3 है कावेरी और 4 है परुशड़ी। तो यदि हम विकल्पों की बात करें तो प्रश्न के अनुसार विकल्प संख्या 4 यह सही उत्तर होगा, यानी कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह परुशड़ी नदी है जहां पर प्रसिद्ध 10 राजाओं या 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। आइए अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। 10 राज्य युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इसमें 2 और प्रश्न बनते हैं कि 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो इसमें कभी कभी 2 आंसर आते हैं। अगर भरत दिया हुआ है तो भरत आंसर सही होगा, यदि सुदास दिया हुआ है तो सुदास सही आंसर होगा। इस तरह आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें सुदास और भरत दोनों आंसर आ सकते हैं, हालांकि एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग ही आएगा विकल्पों में। यानी यदि भरत दिया हुआ है तो सुदास नहीं दिया हुआ होगा, और यदि सुदास दिया हुआ रहेगा तो भरत नहीं दिया हुआ होगा। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए आइए अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? एक बार फिर से सुनिएगा। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यदि हम विकल्पों पर विचार करें तो विकल्प नंबर 1 है तीसरा मंडल, विकल्प नंबर 2 है 9वां मंडल, विकल्प नंबर 3 है 10वां मंडल और विकल्प नंबर 4 है 7वां मंडल। आइए अब हम बारी बारी से विकल्पों पर अलग अलग चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम सही उत्तर देने की स्थिति में होंगे। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त संधैव प्रदेश में की गई थी। एक बार फिर से सुनिएगा। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना सप्त संधैव प्रदेश में की गई थी। इसका पुरोहित या इसको पढ़ने वाला या यज्ञ कराने वाला होता कहलाता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। फिर से सुनिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यदि हम बात करें तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने करी थी। गायत्री मंत्र सविता को संबोधित है। और यदि हम 9वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल, जिसके सभी 114 सूक्त या मंत्र सोम को समर्पित हैं। फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था। यदि हम 10वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। फिर से सुनिएगा, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और शूद्र शब्द का भी उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही मिलता है। यदि हम 7वें मंडल की बात करें तो यह 7वां मंडल वह है जिसमें दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, अर्थात दशराज्य युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है, जो भरतों में या भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के समूह के बीच परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस तरह यदि हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प संख्या 2 9वां मंडल यह सोम को समर्पित है। इस तरह विकल्प संख्या 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया?
यदि हम विकल्पों पर बात करें तो विकल्प संख्या 4 वैशेषिक दर्शन, इसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह विकल्प सही होगा। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणद हैं। फिर से सुनिएगा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणद हैं। यह दर्शन मानता है कि सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। इस तरह विकल्प संख्या 4 वैशेषिक दर्शन इसका सही उत्तर होगा। यदि हम योग दर्शन की बात करें या योग प्रणाली की बात करें तो यह पातंजलि से संबंधित है, यानी कि योग प्रणाली का संबंध पातंजलि से है। और यदि हम न्याय दर्शन की बात करें तो यह गौतम अक्षपाद से संबंधित है, यानी कि इसके प्रवर्तक गौतम हैं। यदि हम सांख्य दर्शन की बात करें तो यह कपिल ऋषि से संबंधित है, यानी कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल ऋषि माने जाते हैं।